दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम जो एडीपीओ रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जहां हम कई सब्जेक्ट्स पे बात कर चुके हैं। अभी हमने लास्ट वीडियोस जो दो रहे हैं, जहां पे हमने एक एक्ट स्टार्ट किया था, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, जहां हमने दो पार्ट में, पहले पार्ट में हमने सेक्शन 1 टू 8 बात करी थी। फिर हमने सेकंड पार्ट में सेक्शन 9 टू सेक्शन 20 पे बात करी थी। आज जो रिमेनिंग जो सेक्शन है, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 है जो बात करता है ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट। तो अभी जो अनरेगुलेटेड स्कीम के बारे में जो हमने पढ़ा, कैसे कंट्रावेंशन होता है, उनका ट्रायल कैसे चल रहा था। तो अब जो ट्रायल चला उसमें कोई व्यक्ति माना जाता है कि उसने अपराध किया है, ट्रायल के दौरान पता चलता है, तो उस पर क्या क्या पनिशमेंट्स होगी, पेनाल्टीज होगी, तो वो इस चैप्टर पे हम बात करेंगे। तो सेक्शन 21 देखते हैं, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 जहां पर हमने बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड स्कीम में बात करी थी, अगर वो उसका कोई कंट्रावेंशन करता है कोई व्यक्ति, तो इसमें देखिए, पहले इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर कहीं ऐसा ऑप्शनल में आते हैं पनिशमेंट, तो अभी तक जितने एक्ट पड़े हैं उसमें इनमें पनिशमेंट सबसे ज्यादा, मतलब एज अ फाइन वाली जो पनिशमेंट वो सबसे ज्यादा है। तो आपको अगर ऐसी लॉजिकल रीजनिंग लगा पाए कि आधार पर लगे कि इन सेक्शन में या ऑप्शनल ऐसे आए कि इसमें फाइन ज्यादा से जो लगे, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 बात करता है एनी डिपॉजिट टेकर हु सॉलिसिट डिपॉजिट एंड कंट्रावेंशन। जो सेक्शन 3 का जिसने कंट्रावेंशन किया, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच नॉट लेस देन 1 ईयर व्हिच में एक्सटेंड टू 5 ईयर। तो सबसेक्शन 1 जो है, इसमें अगर कोई कंट्रावेंशन करता है तो 1 साल से 5 साल तक की सजा है। किसका कंट्रावेंशन है? सेक्शन 3 का। ठीक है, और इसमें जो फाइन लगना वो कितना है? तो वो है 2 लाख से 10 लाख तक का हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसेक्शन 2 है एनी डिपॉजिट टेकर हु एक्सेप्ट डिपॉजिट इन कंट्रावेंशन। आप मान लीजिए कोई डिपॉजिट टेकर है, वो कंट्रावेंशन करके पैसा ले रहा है। ठीक है, तो उसको कितनी है? 2 से, उसमें कितनी सजा हो जाएगी? 2 से 7 साल तक की सजा है। और इसमें फाइन कितना है? 3 लाख से कितना? 10 लाख तक। ठीक है, फिर सबसेक्शन 3 है एनी डिपॉजिट टेकर हु एक्सेप्ट डिपॉजिट इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन एंड फ्रॉडलेंटली डिफॉल्ट एंड रीपेमेंट। अब ले तो लेता है, लेकिन क्या करता है? डिफॉल्ट करता है रीपेमेंट में। तब कितनी है? तो 3 से 7 साल तक की सजा है, और सॉरी 3 से 10 साल तक की सजा है। और फाइन कितना है? 5 लाख। और या फिर जो इन्हें लिया था जितना अमाउंट, जब वो लिया है लोगों से, उसका 2 गुना, जो क्या है, फंड कलेक्ट किया है। तो इसमें कितना? 5 लाख और 2 टाइम्स ऑफ जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ था, ठीक है, जिसने फंड किया था। अब देखिए सेक्शन 22 बात करता है पनिशमेंट फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4। सेक्शन 4 का अगर कोई कंट्रावेंशन करता है तो उसको कितनी सजा हो सकती है? 7 साल तक की सजा हो सकती है। और फाइन कितना लग सकता है? विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपीज। तो 25 करोड़ तक का जुर्माना है, जो अभी तक का बहुत ज्यादा है। ठीक है, या फिर मान लो जो उनने फंड जो प्राप्त किया है उसका 3 गुना भी हो सकता है। अब सेक्शन 23 पनिशमेंट फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 का अगर कोई कंट्रावेंशन करता है तो उसको 1 साल से 5 साल तक की सजा है। और फाइन कितना है? 10 लाख तक का फाइन है। फिर सेक्शन 24 है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर। अगर ये ऑफेंस किए हैं, इसके बाद रिपीट भी कर रहे हैं, आप दोबारा कर रहे हो, तो उस पर जो फाइन था वो कितना? पहले तो पनिशमेंट है जो 5 साल से कम तक की नहीं होगी, जो 10 साल तक जा सकती है। और जो फाइन है वो 10 लाख से कम का नहीं होगा, और वो 50 करोड़ तक का हो सकता है। तो आप नाम से ही देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फाइन लगाया जा रहा है, क्योंकि ये इस टाइप का ऑफेंस ही है। ठीक है, फिर सेक्शन 25 है ऑफेंस बाय डिपॉजिट टेकर अदर देन इंडिविजुअल। अब डिपॉजिट टेकर ने कोई जो ऑफेंस किया है इंडिविजुअल को छोड़ के, एक व्यक्ति को छोड़ के, मतलब एक पूरा एसोसिएशन टाइप का था,
ठीक है, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय डिपॉजिट टेकर अदर देन अ इंडिविजुअल, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफेंस वाज कमिटेड वाज इन अ चार्ज और रिस्पांसिबल टू द डिपॉजिट टेकर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो डिपॉजिट टेकर का बिजनेस चल रहा था उसके थ्रू हुआ है, एज वेल एज डिपॉजिट टेकर शैल बी डीम्ड टू, वो माना जाएगा कि उसने क्या किया है, जो उनके सारे व्यक्ति जो इंचार्ज था ये, और साथ साथ वो डिपॉजिट टेकर भी, वो उसमें क्या ऑफेंडर माना जाएगा। ठीक है, और उसको जो एक्ट है उसके थ्रू उतनी पनिशमेंट दी जाएगी। अगर वो प्रूव कर देता है कि हमने जो जो ऑफेंस किया हमें नॉलेज में नहीं था, या ड्यू डिलिजेंस प्रूव कर दे तो बली बच सकता है। फिर सबसेक्शन 3 है, notwithstanding anything contained in subsection 1 where the offence under this act has been committed by deposit taker other than an individual and is proved that the offence has been committed with the consent and convenience of, ठीक है, अगर वो प्रूव कर देता है कि कोई डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या इनके कंसेंट एंड कन्वीनियंस या उनके नेग्लिजेंस से होगा, तो ये व्यक्ति भी गिल्टी हो सकते हैं, जैसा कि हम कंपनी वाले ऑफेंस में पढ़ते हैं वैसे ही सेम है। फिर सेक्शन 26 है, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10। तो अगर जो इन्फॉर्मेशन जो पहुंचानी थी अगर उसमें फॉल्ट करता है, सेक्शन 10 में हमने बात करी थी, वो जो डाटाबेस बनता है उसमें जानकारी नहीं देती, वो कंट्रावेंशन करता है, तो कितनी 5 लाख तक की सजा है। ठीक है इसमें, ठीक है। फिर 29 है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 4 नो डेजिग्नेटेड कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। ठीक है, मतलब इसमें ये ध्यान रखना है सेक्शन 27 में कि डायरेक्ट ये कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जब तक कि जो रेगुलेटर है उसने क्या नहीं कर दी, कंप्लेंट फाइल ना कर दी हो। और ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कंपनी में है। अब देखिए सेक्शन इसके बाद चैप्टर 7 में देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन, सर्च एंड सीजर। फिर सेक्शन 28 है, ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल। तो ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, नॉन वेलेबल होगा जो इस एक्ट के कोई कंट्रावेंशन में करता है। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को क्या है, क्या करना है, जो भी ऑफेंस होता है वो उसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, फिर सेक्शन 30 है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस बाय सीबीआई। तो सीबीआई क्या कर सकती है, अगर उसको बिलीव होता है कि डिपॉजिट स्कीम से थ्रू ये कोई स्कैम या मान लीजिए कोई ये ऑफेंस क्रिएट हुआ, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ऐसा है तो वो क्या कर सकते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो अलग से जो एक्ट बना है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसके थ्रू सीबीआई गवर्न होती है, तो उसके थ्रू वो जो प्रोसीजर है वो अपनाया जाएगा। सेक्शन 31 है, पावर टू इंटर सीज एंड सीज विदाउट वारंट। तो क्या है कि भाई ये एंटर हो सकते हैं, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ऑफिसर है, सीबीआई है, तो ये एंटर हो सकते हैं, सीज कर सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं बिना वारंट के। ठीक है, तो ये देख, अब इसके बाद हम 32 में देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर कोड ऑफ सीआरपीसी 1973 टू प्रोसीडिंग बिफोर द डेजिग्नेटेड कोर्ट। ठीक है, तो जो भी जो प्रोसीडिंग है वो हमने डेजिग्नेटेड कोर्ट की बात करी है, उसमें जो सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, फिर मिसलेनियस देखते हैं, चैप्टर 8 सेक्शन 33 है, पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। तो कोई भी क्या नहीं करेगा, इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा न्यूज़पेपर, टीवी या इस जगह पे अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के बारे में। और अगर ऐसे है तो उसके बारे में आपको फेयर जो भी है जानकारी वो प्रोवाइड करनी है। और इस एक्ट का क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। सेक्शन 34 बात करता है कोई भी स्टेट का लॉ है या यूनियन टेरिटरी का है। और सेक्शन 36 जो जनरली सारे एक्ट में होते हैं कि भाई जो एक्शन अगर कोई गुड फेथ में किया तो उसके अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं लाई जाएगी। फिर सेक्शन 37 में पावर, ठीक है, तो उसमें रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें रूल्स बना सकती है, 38 बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्ट कंप्लीट होता है, जो मेन पर्पस है एग्जाम के लिए। आई होप आपको ये सारा एक्ट जो है समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।